हमारे पास तीन तरीके का मोशन होता है। एक तो होता है वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होता है? वन डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है ना, वो सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता रहे। एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता रहे, एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता रहे। जैसे कि मान लो एक ऑब्जेक्ट बस इसी लाइन पे चल रहा है, तो उसके रास्ते को बताने के लिए कितनी डायरेक्शंस की जरूरत है। तो मान लो वो इस पे चल रहा है, तो तुम्हें बताना है कि वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की जरूरत है। गुड मॉर्निंग दीपिका। है ना, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन की जरूरत है, तो ये वन डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद तुम्हारा आता है टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन हम आज तक पढ़ रहे थे। टू डायमेंशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ना एक ऐसे रास्ते पे चलेगा जहां पे उसकी डायरेक्शंस को बताने के लिए मुझे एक नहीं, दो डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। मान लो एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है और ऐसे भी जा रहा है। अब अगर मैं पूछूं कितनी डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी उसके मोशन को बताने के लिए, कितनी डायरेक्शंस की जरूरत पड़ेगी उसके मोशन को बताने के लिए, तो कितना हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। ये आज तक हम पढ़ रहे थे जो एक सर्फ एक प्लेन के ऊपर होता है, जैसे बोर्ड के ऊपर, तुम्हारे कागज के ऊपर, ये सारा मोशन हम आज तक स्टडी कर रहे थे, है ना। अब थर्ड वाले में वो क्या कहता है कि थ्री डायमेंशनल मोशन। अब जो ऑब्जेक्ट होगा तुम्हारा वो इस सरफेस के ऊपर से उठ के आ जाएगा। पहले वो ऐसे चलेगा, फिर वो ऐसे चलेगा, फिर वो इससे उठ के ऐसे बाहर आ जाएगा, है ना, इस बोर्ड पे से उठ के ऐसे बाहर आ जाएगा। तो कितनी डायरेक्शंस की जरूरत पड़ी, फिर तीन डायरेक्शंस की जरूरत पड़ी, एक दो और तीन, है ना। तीन डायरेक्शंस की जरूरत पड़ी, तो उसको थ्री डायमेंशनल मोशन कह देते हैं। ठीक है, जब वो थ्री डी में मूव करता है। अब इसके बारे में हमें थोड़ा सा पढ़ना है, टू डी के अंदर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा दिखता है। सबसे पहले ये देखेंगे कि थ्री डी का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, वो कैसा दिखता है, वो समझ में आना जरूरी है। फिर उसके बाद उसमें देखेंगे कैसे क्या क्या चीजें होती है। देखो, जो थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो हमें ऐसा दिखता है। जो थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है वो हमें ऐसा दिखता है। ठीक है, ये हमारा थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। हाँ, जैसे स्फीयर। तो थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, देखो, एक तो ये अपनी एक्स एक्सिस हो गई और वाई एक्सिस हो गई, ये तो एक थी, पर अब एक जेड एक्सिस और हो गई। वो जो बोर्ड से बाहर और अंदर पॉइंट जाएगा, उसकी डायरेक्शन को मूव कराने के लिए हमारे पास ये क्या हो गया, थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। जब भी हमारा एक पॉइंट होगा, कुछ भी होगा स्पेस के अंदर, वो इस तरीके से होगा। अब इस थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। रवि, गुड मॉर्निंग। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कितनी एक्सिस है, सबसे पहले अगर मैं तुमसे बात करूं यहाँ पे कितनी एक्सिस है अगर मैं एक्स, या फिर चलो पहले थोड़ा सा और देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि एक्सिस जो है, स्कूल से आपकी क्लास ले रहा हूँ, ठीक है रवि, सौम्या गुड मॉर्निंग। एक्सिस को अगर मैं देखूं तो ये तो देखो मेरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई, है ना। ये मेरी पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी नेगेटिव वाई एक्सिस हो गई, है ना। इसको हम बोल रहे हैं ये पॉजिटिव जेड एक्सिस है, और इस पीछे वाली को हम क्या बोल रहे हैं, वो मेरी नेगेटिव जेड एक्सिस है जो पीछे की तरफ जा रही है ना। ये हो गया मेरा सिस्टम। अब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जैसे कि हमारा जब हम टू डी का कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं तो वो उस प्लेन को, क्योंकि टू डी का कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम्हारा बोर्ड के ऊपर बनता है, जो टू डी का कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है वो एक बोर्ड के ऊपर बनता है। तो ये इस बोर्ड को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, चार में, एक दो तीन चार। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, है ना। तो अब हमने क्या किया, अब हमने एक स्पेस में कोऑर्डिनेट सिस्टम बना दिया। स्पेस में यानी कि जैसे तुम्हारा जिस रूम के अंदर तुम बैठे हो, उस रूम के अंदर हमने तुम्हारा रूम का एकदम बीचों बीच सेंटर लिया, वहां से रूम में एक लाइन खींच दी ऐसे, एक लाइन खींच दी ऐसे, और एक लाइन खींच दी ऐसे। तो सोचो तुम्हारा रूम कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो रूम था, वो जो स्पेस था, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे जो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं वो होते हैं आठ पार्ट्स। तो क्या होते हैं, आठ पार्ट्स होते हैं, उनको बोला जाता है ऑक्टेंट। उनको क्या बोला जाता है, ऑक्टेंट्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हमारे आठ पार्ट्स बनते हैं और जिनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट्स बोलते हैं। अच्छा, अब जैसे वहां पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिक्स होता है, वैसे यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि फर्स्ट ऑक्टेंट कौन सा है, सेकंड ऑक्टेंट कौन सा है। ऑक्टेंट की नंबरिंग फिक्स नहीं होती है, समझ रहे हो। जो हमारे ऑक्टेंट्स हैं उनकी क्या नहीं होगी, नंबरिंग फिक्स नहीं होगी। ठीक है, उन ऑक्टेंट्स का नाम फिक्स होगा कि ये ऑक्टेंट कौन सा है, ये ऑक्टेंट कौन सा है। अब बारी बारी से उन आठों ऑक्टेंट को काउंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ऑक्टेंट देखो, यहाँ से शुरू करते हैं जब तीनों एक्सिस पॉजिटिव हैं। देखो, एक्स वाली भी पॉजिटिव है, वाई वाली भी पॉजिटिव है और जेड वाली भी पॉजिटिव है। इन तीनों से अगर तुम ध्यान से देखो, तो एक ये आगे फ्रंट की तरफ जो एक ये रूम बन रहा है ऊपर की तरफ, तुम्हें यही देखना है, छोटे छोटे रूम्स बन रहे हैं। तो ये बाहर की तरफ एक ऊपर जो ये रूम बन रहा है, ये वाला रूम दिख रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं हम, ये फर्स्ट ऑक्टेंट हो गया। ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑक्टेंट बोल लो या ये एक ऑक्टेंट हो गया, फर्स्ट नहीं, ये एक ऑक्टेंट है। ठीक है, अब इस ऑक्टेंट का नाम कैसे रखेंगे, ओ एक्स वाई जेड, क्योंकि तीनों एक्सिस पॉजिटिव है, तो ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, इस ऑक्टेंट के अंदर कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे, इस ऑक्टेंट के अंदर कोई भी अगर पॉइंट लोगे तो वो उस ऑक्टेंट का एक्स भी पॉजिटिव मिलेगा, वाई भी पॉजिटिव मिलेगा और जेड भी पॉजिटिव मिलेगा। तो अगर एक्स वाई जेड तीनों पॉजिटिव हैं तो वो कौन से ऑक्टेंट में मिलेगा, ओ एक्स वाई जेड में मिलेगा। ठीक है, पहला तो ये देखो, एक रूम तुम्हें इसके एकदम पीछे की तरफ, एकदम इसके बगल में दिख रहा है, पहले कहीं भी देख लो, जैसे देखना वैसे देख लो। एक रूम फिर तुम्हें ये इसके एकदम बगल में दिख रहा है ऊपर की तरफ, विजुलाइज कर पा रहे हो। ये बेस्ट फिगर ढूंढ रखा है मैंने, सबको मैं इससे ही पढ़ाता हूँ, इससे समझ आ ही जाता है लगभग लगभग। तो इसके एकदम बगल में ऊपर की तरफ एक ये वाला रूम दिख रहा है तुम्हें, ये वाला रूम। ये रूम किस किस से बना, देखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव जेड एक्सिस है, पर एक्स नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, एक्स नेगेटिव हो गया। तो ये वाला बन गया ओ एक्स डैश वाई जेड, ये हमारा ये ऑक्टेंट बन गया। इसके अंदर एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव और जेड भी पॉजिटिव है। ठीक है, फिर इसके पीछे वाला एक रूम दिख रहा है ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ या पर पीछे की तरफ, है ना, ये वाला जो है। अगर वहां हम देखें कौन कौन से एक्सिस यूज हुए हैं, एक्स वाई और जेड नेगेटिव यूज हुआ है ना, एक्स पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, जेड नेगेटिव है, तो उसको हम बोलेंगे ओ एक्स वाई जेड डैश।
ठीक है, तो यहाँ पे x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z नेगेटिव है, ठीक है, समझे। फिर इसके एकदम पीछे, यहाँ पे जो एकदम पीछे की तरफ ऊपर है, जो एकदम पीछे की तरफ ऊपर है, उसमें क्या हो रहा है देखो, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव और z भी नेगेटिव है, तो वो वाला ऑक्टेंट बना x डैश y z डैश, तो यहाँ पे x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव होगा, z नेगेटिव होगा, ठीक है, ऐसे करना है। फिर एक इसके नीचे है, अब जैसे ये 4 ऊपर थे वैसे ही एक 4 नीचे हो गए, इस वाले के अंदर क्या हो रहा है, x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z पॉजिटिव है ना, यहाँ पे x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, तो ये हो गया प्लस माइनस और प्लस। फिर इसके बगल वाला ये, इसके अंदर क्या हो रखा है, इसके अंदर x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, x नेगेटिव, y नेगेटिव, z पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके के पॉइंट्स मिलेंगे तुम्हें यहाँ पे, है ना। फिर इसके पीछे वाला, यहाँ पे ये वाला जो नीचे की तरफ पीछे है, जो नीचे की तरफ पीछे है, वहां पे क्या हो रहा है, x तो पॉजिटिव है, y x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है, तो ये हो गया तुम्हारा प्लस माइनस माइनस, है ना। और वो एकदम कोने वाला पीछे, वहां पे क्या है, वहां पे सारे के सारे नेगेटिव है, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, तो ये हमारे ऑक्टेंट्स हो गए माइनस माइनस। तो सबसे पहले तो ये समझ आना चाहिए कि जो हमारे 8 ऑक्टेंट बने वो क्या होगा। अगर यहाँ से मान लो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आए, कोई तुमसे पूछ ले कि माइनस का 2 3 माइनस 1, ये किस ऑक्टेंट में मिलेगा, ये किस ऑक्टेंट के अंदर मिलेगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बता ही दोगे जहां तक मेरे को लगता है ना। अब ऑक्टेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होते हैं, नाम लिखना है, तुम्हें बताना है कि ये कौन से ऑक्टेंट में मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा, एक्स वाला नेगेटिव है, वाई वाला पॉजिटिव है, जेड वाला फिर से नेगेटिव है, तो कौन से ऑक्टेंट में मिलेगा, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश, इसके अंदर मिलेगा, ओ एक्स डैश वाई जेड डैश इसके अंदर मिलेगा, ठीक है, समझ गए, क्लियर। तो ये एक पार्ट हो गया हमारा यहाँ से। अब इसके अंदर तुम देखो कि कितने एक्सिस हैं, इसके अंदर देखो कि कितने एक्सिस हैं, बिल्कुल मोनिका हिमांशु, कितने एक्सिस हैं, 3 एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस है, ठीक है। अब ये चीजें भी हमें काउंट करनी है, तो यहाँ पे एक्सिस कितनी है, एक्सिस है मेरी 3, सबसे पहले है एक एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसके ऊपर पॉइंट कैसा मिलेगा, भाई जैसा 2D में मिलता था वैसे यहाँ मिलेगा, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट होगा तो मिलेगा A00, दिख रहा है ना, वो कट तो नहीं हो रहा है, A00 हमें ये एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट मिल रहा है। अगर मैं वाई एक्सिस के ऊपर देखूं तो वाई एक्सिस के ऊपर मेरे को क्या पॉइंट मिलेगा, 0B0, और एक जेड एक्सिस और है, इसके अंदर जो मेरे को पॉइंट मिलेगा वो कैसा दिखेगा, 0 0 C, 0 0 C, एक्स एक्सिस A00, वाई एक्सिस पे 0B0 और जेड एक्सिस पे 0 0 C, इस तरीके का पॉइंट मिलेगा। अब इसके अंदर सिर्फ एक्सिस नहीं, इसके अंदर ना प्लेन्स भी हैं। 2D के अंदर तो एक ही प्लेन होता है, जिस प्लेन के ऊपर तुम अपनी कार्रवाई करते हो वही इकलौता प्लेन होता है 2D के अंदर तो। पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि 3D के अंदर कितने प्लेन्स दिख रहे हैं तुम्हें, इसके अंदर प्लेन भी हैं, देखो तुम्हें ये कलर से दिख रहे होंगे, एक तो दिख रहा होगा तुम्हें ये ब्लू कलर का प्लेन, एक तो ये ब्लू कलर का प्लेन दिख रहा होगा, एक फिर ये ग्रीन कलर का प्लेन दिख रहा होगा जो ऐसे जा रहा है, ये वाला ग्रीन कलर का प्लेन, और एक फिर ये तुम्हें ऑरेंज कलर का प्लेन दिख रहा होगा, एक तुम्हें क्या दिख रहा होगा, ऑरेंज कलर का प्लेन दिख रहा होगा। तो हमारे पास प्लेन्स भी 3 हैं, हमारे पास प्लेन्स भी कितने हैं, 3 प्लेन्स हैं। पहला जो प्लेन है उसको हम बोलेंगे एक्स वाई प्लेन, कौन सा, एक्स वाई प्लेन, ये प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन, ये वाला, ये जो ब्लू वाला दिख रहा है तुम्हें एकदम सामने, एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन के ऊपर जेड का कोई रोल नहीं है, इस प्लेन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे सिर्फ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली चलने की जरूरत है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो भी तुम्हें पॉइंट मिलेगा वो कैसा दिखेगा, AB0 ऐसा पॉइंट दिखेगा तुम्हें। फिर कौन सा है हमारा दूसरा, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन का क्या होगा, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन कौन सा है, ये तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ये वाली, तो जो ये ग्रीन वाला प्लेन दिख रहा है ना वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की हेल्प से, इसको हम वाई जेड प्लेन बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन मेरा क्या होगा, 0 B और C, इस तरीके का प्लेन, इसके ऊपर जो पॉइंट्स मिलेंगे वैसे मिलेंगे। और तीसरा एक्स जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन कौन सा हो गया तुम्हारा, जो इसके अंदर से ऐसे आर पार जा रहा है, तो उसके अंदर एक्स का और जेड का कोऑर्डिनेट है बस A0 C, उसके अंदर जो पॉइंट्स होंगे वो कुछ ऐसे दिखेंगे, ठीक है। यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, मान लो मैं कोई भी पॉइंट दे दूं तुम्हें 1 2 माइनस का 3, 1 2, चलो ठीक है, 1 2 माइनस 3 पॉइंट हो गया, इन किसी भी प्लेन में उसकी इमेज पूछ सकता है, इन मान लो मैं कह दूं एक्स वाई प्लेन में भी बता दो, तीनों में ही कर लेते हैं, एक्स वाई प्लेन में, दूसरा वाई जेड प्लेन में, और तीसरा एक्स जेड प्लेन में, तीसरा किसमें, एक्स जेड प्लेन में, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और एक्स जेड प्लेन। अनुज गुड मॉर्निंग। अब पॉइंट बताओ सोच के, वैसे तो इसको करने का एक वैसे ट्रिक से भी है, समझने का मतलब क्या है, 1 2 माइनस 3 ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, 1 2 माइनस 3, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 और जेड की वैल्यू -3 है, पर ना इसमें जेड की वैल्यू -3 मत करो तुम, वाई की -3 कर लो ताकि दिख जाए अच्छे से, ताकि अच्छे से दिख जाए, 1 माइनस का 2 3 ऐसे लिख लो, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -3 और जेड की वैल्यू +3,
ठीक है, तो देखो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2 तो नीचे जाएंगे, और z की वैल्यू 3 तो इधर बाहर की तरफ आएंगे। तो जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पे मिलेगा, इसके अंदर, यहाँ पे ये जो नीचे वाला रूम है इसके अंदर मिलेगा 1 -2 और 3, ये पॉइंट मिलेगा। अब सबसे पहले एक्स वाई प्लेन कौन सा है, एक्स वाई प्लेन तुम्हारा ये है ब्लू वाला। इसमें जब इसकी इमेज देखोगे तो इसके पीछे मिलेगी, इसमें जब इसकी इमेज देखोगे तो उसके उधर मिलेगी ना, ब्लू वाले प्लेन के उधर। इसकी जब इमेज देखोगे तो उधर ब्लू वाले प्लेन की तरफ मिलेगी, हाँ है ना। तो ब्लू वाले प्लेन में क्या चेंज हो जाएगा, सोचो जब ये पॉइंट घूम के पीछे चला जाएगा, जब ये पॉइंट घूम के पीछे चला जाएगा तो क्या चेंज होगा, ये सोचो एक्स वाई प्लेन में देख रहे हो तो क्या चेंज होगा। देखो एक्स पे भी उतना ही चलना है तुम्हें, वाई पे भी उतना ही चलना है, पर जेड पे पीछे जाना है बस। तो जेड कोऑर्डिनेट तुम्हारा जो था उससे चेंज हो जाएगा पीछे जाके, समझ रहे हो इस बात को, जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, एक्स और वाई पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं क्योंकि पॉइंट ऐसे मूव किया है बस। तो वो वाला पॉइंट कितना बन जाएगा, 1 -2 -3। ये तो इसकी एक्स वाई प्लेन में इमेज हो गई, समझ में आई। ये तो इसकी किस में इमेज हो गई, एक्स वाई प्लेन के अंदर इमेज हो गई। ये इस प्लेन से उठ के उधर पीछे की तरफ चला गया। फिर वाई जेड प्लेन में देखो, हाँ हाँ वो देखा नहीं होगा अनुज, मैं कर दूंगा, ईमेल का रिप्लाई कर दूंगा अभी, ठीक है। हाँ फिर एक्स वाई के बाद वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन ये वाला है, वाई जेड प्लेन ये वाला है। तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी, इसकी इधर आ जाएगी, ये उठ के यहाँ आ जाएगा, इस प्लेन के इस तरफ आ जाएगा ये पॉइंट। जब ये पॉइंट इस प्लेन से उठ के इधर आ जाएगा तो तुम किधर चले हो, सिर्फ एक्स में ही तो चले हो। इधर से इधर आओगे तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा बस, और कोई चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे एक्स तुम्हारा पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स सिंपली कितना हो जाएगा तुम्हारा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। ये एक्स वे वाई जेड प्लेन में आ गई, और एक्स जेड प्लेन कौन सा, ये बीच वाला। तो इस पॉइंट की इमेज ये जो ये रखा हुआ है इसके ऊपर यहाँ मिलेगी, इस पॉइंट की जब इमेज देखोगे इस प्लेन से तो ऊपर यहाँ मिलेगी। ये कहाँ मूव किया, ये सिर्फ वाई में मूव किया, तो पहले वाई नेगेटिव था, वाई पॉजिटिव की तरफ चला गया। ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, समझ रहे हो। ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। क्लियर हो रही है ये बात। तो हो क्या रहा है, करने का तरीका क्या है, जिस प्लेन में इमेज पूछ रहा है उसको छोड़ के जो कोऑर्डिनेट है उसको नेगेटिव कर दो। जिस प्लेन में क्या पूछ रहा है, इमेज पूछ रहा है, उसको छोड़ के क्या कर दो, नेगेटिव कर दो। जैसे कि तुम्हारे 1 -2 3 था तो एक्स वाई प्लेन में पूछा तो जेड को नेगेटिव कर दिया, वाई जेड प्लेन में पूछा तो एक्स का साइन, साइन चेंज करना, मतलब नेगेटिव नहीं साइन चेंज कर दो, क्योंकि वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे चला जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे चला जाएगा। ये करने का तरीका सिंपल सा, बाकी समझ आ गया होगा हो कैसे रहा है। तो अगर एक्स वाई प्लेन में पूछ रहा है तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जेड वाले का साइन चेंज कर देना है ना। अगर तुम्हारा वाई जेड प्लेन में पूछ रहा है तो एक्स का साइन चेंज कर दो, और अगर तुम्हारा एक्स जेड प्लेन में पूछ रहा है तो वाई का साइन चेंज कर दो, तो 1 2 3 हो जाएगा। समझ गए, यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है, करना यही है बस, साइन चेंज कर देना है। तो ये हो गए तुम्हारे प्लेन्स भी, ये हो गए तुम्हारे प्लेन्स भी। अब हमने क्या किया, इसके अंदर बेसिक बेसिक से कंसेप्ट बनाने की कोशिश करी। कैसे कोशिश करी, वही हमने यहाँ पे डिस्टेंस निकालने की कोशिश करी, दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने की कोशिश करी। तो सबसे पहले आ गया तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। सबसे पहले क्या आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला इन। तो 3D के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है कि मान लो स्पेस के अंदर दो पॉइंट्स हैं तुम्हारे, है ना। स्पेस के अंदर मान लो दो पॉइंट्स हैं तुम्हारे, यानी कि तुम्हारे रूम के अंदर मान लो ऐसे दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट मान लो ए है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1। एक पॉइंट है तुम्हारा बी, के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 z2। इन दोनों के बीच में अगर तुम्हें डिस्टेंस निकालना है तो ए बी डिस्टेंस कितना होगा, ए बी डिस्टेंस कितना होगा, वही सेम होगा, बस z वाला और आ जाएगा एक्स्ट्रा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस में एक टर्म ये z वाली और एक्स्ट्रा आ जाएगी, z1 - z2 का। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D हो गया, बस इतनी सी बात है। ये क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला इन 3D। फिर डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला आ गया, सेम सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इन 3D क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला इन 3D। 3D के अंदर सेक्शन फॉर्मूला भी वही दो चीजें लेके आया, एक तो क्या, इंटरनल रेशियो और एक एक्सटर्नल रेशियो, है ना। एक तो हमारा इंटरनली डिवीजन हो गया, एक तो मेरा इंटरनल डिवीजन हो गया और एक मेरा एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। इंटरनल डिवीजन के अंदर हमने क्या किया, इंटरनल डिवीजन के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो हमने क्या किया, और मान लो x1 y1 z1 एक पॉइंट ये है, और एक x2 y2 z2 पॉइंट ये है ना। तो अगर एक पॉइंट P है यहाँ पे तुम्हारा, जिसका m/n का रेशियो है, इसका क्या है, m/n का रेशियो है। तो जो P पॉइंट है तुम्हारा वो क्या बन जाएगा, mx2 प्लस का nx1 अपॉन में m+n, my2 प्लस का ny1 अपॉन में m+n। ये 2D में होता है तो 3D में z वाला और आ जाएगा, mz2 प्लस nz1 अपॉन में m+n। ये वाला भी आ जाएगा। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा P आ गया, P पॉइंट आ गया। अगर एक्सटर्नली मैं बात करूं तो एक्सटर्नली क्या होगा, एक्सटर्नली जो मेरा P पॉइंट है वो मेरा इस लाइन सेगमेंट से बाहर मिलेगा। जो मेरा P पॉइंट होगा वो क्या मिलेगा, इस लाइन सेगमेंट से बाहर मिलेगा। तो ये अगर P पॉइंट है तुम्हारा x1 सॉरी A पॉइंट है तुम्हारा x1 y1 z1, B पॉइंट है तुम्हारा x2 y2 z2, और P पॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और M पॉइंट, M डिस्टेंस क्या है A से,
ए से तुम्हारा क्या है, एम डिस्टेंस है, ये ए है और ये वाला बी है, ठीक है। तो जो हमारा पी का कोऑर्डिनेट होगा, पी क्या होगा, बस सिंपली बीच में क्या आ जाएगा हमारा नेगेटिव, सॉरी ए बी लिख दिया, मेरे को एम एन लिखना चाहिए था, एम एन ले लो ना, हम एम एन लेके चल रहे हैं, ये एम है तुम्हारा, ये एन है, एम एक्स टू माइनस का एन एक्स वन अपॉन में एम माइनस एन हो जाएगा, एम वाई टू माइनस का एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन हो जाएगा, और एम जेड टू माइनस का एन जेड वन अपॉन में एम माइनस। क्लियर हो गई बात, ये एक्सटर्नल रेशियो हो गया। सिमिलरली सी के अंदर अगर एम और एन बराबर हो जाएंगे इंटरनल वाले में, इफ एम इज इक्वल टू एन, तो वो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है इन 3D, मिड पॉइंट फॉर्मूला इन 3D। तो वो क्या हो जाएगा उस केस में, मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू, और z1 प्लस z2 बाई टू, ठीक है, ये मेरा मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया। सेम अगर हमें ट्रायंगल का सेंट्रोइड निकालना है तो x1 प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री, वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री बाई थ्री, एक z और आ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई थ्री, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम हम 11वीं क्लास तक करते हैं बेसिकली। हाँ, शाम को लास्ट क्लास होगी, नहीं नहीं आज क्यों लास्ट क्लास होगी, अभी चलेगी इस वीक आराम से, नेक्स्ट वीक भी शायद मैं मंडे ट्यूसडे तक ले लूंगा, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से ले लेंगे, ठीक है हिमांशु, कोई ऐसा नहीं है कि आज लास्ट है, आज लास्ट क्यों है, आज तो फ्राइडे है, कल भी लेंगे, मंडे को भी लेंगे, है ना, मंडे तक तो श्योर है, फिर उसके बाद देखेंगे, अगर मंडे तक हमारा काम हो गया सारा, बस अब 3D हो गया, फिर उसके बाद आज शाम तक ये 3D निपट जाएगा, फिर कल मैं तुम्हें मैट्रिक्स स्पेस करा दूंगा, एक आधी वो छोटी छोटी चीज़ें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सिखा दूंगा, बस फिर खत्म ही है, जितना उस हिसाब से देख लेंगे फिर, है ना। एक दो क्लास में मैं या तो कोई एक आधा टॉपिक करा दूंगा अच्छा सा, नहीं तो कहोगे तो प्रोबेबिलिटी एक बार डिस्कस कर दूंगा। चलो, तो अब हमारे पास आती है सबसे पहली, 3D के अंदर हम पढ़ते क्या है, 3D के अंदर हम लाइन पढ़ते हैं और प्लेन पढ़ते हैं, ठीक है। प्लेन तो वैसे अब न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पिछले 1-2 साल से रिमूव है, इस साल भी रिमूव है, प्लेन पढ़ते हैं, वो प्लेन तो रिमूव कर दिया वैसे तो, पर हम लाइन भी पढ़ेंगे, प्लेन भी पढ़ेंगे और स्फीयर भी पढ़ेंगे, ठीक है, ये तीनों चीजें हमारे सिलेबस में रहेंगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले लाइन पढ़ेंगे, हाँ एरिया अंडर द कर्व कराऊंगा इसके बाद, सही बात है, अगर मेरे को टाइम मिला तो एरिया, मतलब टाइम तो क्या, सबसे पहले एरिया अंडर द कर्व भी करेंगे, उसमें ज्यादा काम नहीं है, उसमें तो बस थोड़ा सा बच गया, क्योंकि हमने अब कॉनिक्स कर लिए ना, तो अब कुछ नहीं बचा, अब तो जल्दी से हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग मुशाहिद। अब इसके बाद हमारा आता है क्या, लाइन, लाइन इन 3D, लाइन इन 3D। अभी अभी हमने लाइन इन 2D खत्म की है, हमने अभी अभी क्या की है, 2D के अंदर लाइन खत्म की है, और वहां पे मैं ये देख के आया था कि एक लाइन को अगर 2D में करना है तो मेरे को ना दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पासिंग पॉइंट की और एक स्लोप की, या स्लोप बोलो या मैं ये बोलूं कि एक तो लाइन की और एक मेरे को एक तो पॉइंट की। हाँ करा देंगे हिमांशु, मंडे से कर लेंगे, फिर कल इस चीज को समेट के सारे को फिर कर लेंगे, हाँ ठीक है। क्वेश्चंस तो मैं यूट्यूब पे भी डिस्कस कर दूंगा, मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा वीडियोस, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस हो जाएंगे तुम्हारे, चिंता मत करो हिमांशु, ठीक है। क्या बोल रहा था मैं, हाँ लाइन जब हमने 2D के अंदर डिस्कस की थी, तो 2D के अंदर सिलेंडर की वैसे जरूरत नहीं है, मैंने वीओडी में तो सिलेंडर कराया था, पर सिलेंडर तो थोड़ा सा ना वो हो जाता है, मतलब वो यूजीपीजी के अंदर आता है, वो उसमें भी मतलब एक्स्ट्रा टॉपिक में से आता है ना। बाकी देख लेंगे, पहले हमें मेन चीज ये है, लाइन प्लेन और स्फीयर, ये तो जरूरी चीजें हैं, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैसे तो फिर क्या बोलते हैं, सिलेंडर भी होता है, कोन भी होता है 3D के अंदर, है ना, बहुत बहुत कुछ होता है, हाइपरबोलॉइड भी होता है, इलिप्सॉइड भी होता है, हाइपरबोला इन 2 शीट, हाइपरबोला इन 1 शीट, पूरी जो तुम्हें अगर याद हो, तुमने एक किताब पढ़ी होगी बीएससी के अंदर, वो क्या नाम था उसका, बहुत घटिया किताब थी वो, जिससे सबको डर लगता था, क्या नाम था उसका, फर्स्ट फर्स्ट सेमेस्टर में ही आती थी यार, क्या नाम था उसका, जिसमें सारा का सारा एक कचरा होता था, मेरे को याद नहीं आ रहा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो नहीं बोलते थे उसको, पता नहीं क्या ही बोलते थे, मैं तो भूल भी गया एकदम से, माइंड से स्लिप हो गया। तो ऐसे तो 3D के अंदर बहुत सारा काम है, अगर यूजीपीजी का देखो तो, हाँ ठीक है, मुशाहिद ये भी देखेंगे, पहले एक बार मैं इसको कर लूँ डिस्कस। तो लाइन जो है उसको बनाने के लिए 2D के अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पॉइंट की और एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थी वो शायद, है ना, एक तो पॉइंट की और एक स्लोप की जरूरत पड़ती है। और स्लोप बेसिकली क्या होता है, हम वहां पे प्लेन के अंदर दो एक्सिस होती हैं, भाई प्लेन के अंदर दो एक्सिस होती है, एक एक्सिस के साथ उसका एंगल हमने, हाँ सॉलिड ज्योमेट्री, बिल्कुल रितेश, सॉलिड ज्योमेट्री, तो वो जो लाइन होती है उसका हम एक्स एक्सिस के साथ एंगल फिक्स कर देते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अब एक्स के साथ कर दिया तो वाई के साथ तो हो ही गया ऑटोमेटिकली, है ना, भाई लाइन का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल फिक्स कर दिया तो वाई के साथ भी हो गया, तो हमने एंगल के हिसाब से लाइन को रोक दिया, एक जगह फिक्स कर दिया, वो मूव नहीं कर सकती, अगर थोड़ा भी इधर उधर करेगी तो एंगल चेंज हो जाएगा। तो हमने देखा था कि लाइन के अंदर हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो पासिंग पॉइंट और एक स्लोप की, पर 3D के अंदर ना स्लोप फेल हो जाता है। अब सोचो, तुमने लाइन का एक्स एक्सिस वाला एंगल फिक्स कर दिया, मान लो अगर लाइन का तुमने एक्स एक्सिस वाला एंगल फिक्स कर दिया, अब वाई वाला फिक्स कर लो या जेड वाला फिक्स कर लो, भाई अगर एक्स और वाई का देख रहे हो तो अगर एक्स 45 है तो चलो वाई तो 45 आ गया, और फिर जेड, जेड तो चेंज हो सकता है ना आराम से, जेड को तो कोई समस्या नहीं, जेड थोड़ी ना फिक्स होगा। तो स्लोप का कंसेप्ट बेसिकली हमारा फेल हो जाता है, यानी कि अगर मैं तुमको ये बोलूं कि एक लाइन 1 2 3 पॉइंट से पास कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही है, तो ऐसी फिर तुम इनफाइनाइट लाइंस बना सकते हो, ऐसी फिर तुम क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट लाइंस, क्योंकि जेड वाला तो फ्री है ना, वहां पे कोई समस्या ही नहीं है, वहां पे एंगल चेंज कर दो। ऐसी लाइंस तुम बहुत सारी बना सकते हो जिनका जो 1 2 3 से भी पास करें और जो एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बनाए, ऐसी बहुत सारी लाइंस बन सकती है, समझ रहे हो मेरी बात को। तो लाइन इन 3D के लिए हमें ये सब चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, स्लोप का कंसेप्ट फेल हो जाता है। अब डायरेक्शन के लिए, यानी कि लाइन कहां से कहां को जा रही है, उसके लिए मुझे एक दूसरे कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट बोलते हैं। एक बार थोड़ा सा
डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस को डिस्कस करते हैं। अगर तुम्हें याद हो तो हमने एक चीज देखी थी, क्या हमने डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस को वेक्टर्स में डिस्कस किया था। हम कहते हैं कि मान लो अगर एक वेक्टर हमारा क्या है, एक वेक्टर मान लो आर वेक्टर है, तो मैं बोल रहा हूँ ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर है। ठीक है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन कोसाइंस मैंने क्या बोले थे, डायरेक्शन रेशियोज मैंने बोले थे ए बी सी, और मैंने कहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने क्या कहा था कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं। देखो मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे स्पेस के अंदर ए बी सी, ठीक है, थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। और यहाँ से उसका पोजीशन वेक्टर मैंने बना दिया, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, उसका पोजीशन वेक्टर बना दिया ये। ठीक है, मान लो यहाँ पे ओरिजिन है तुम्हारा, यहाँ पे पी पॉइंट है, तो ये मैं आर वेक्टर बोल रहा हूँ, उसका पोजीशन वेक्टर ए बी सी। अब देखो ए बी सी जो पोजीशन वेक्टर है, उस ए बी सी जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर ये बना। तो अगर मैं इसके डायरेक्शन रेशियोज बोलूं तो डायरेक्शन रेशियोज ए बी सी होंगे। अब एक एग्जांपल से समझो तुम। पहली बात तो डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं कि लीस्ट नंबर्स होते हैं जो डायरेक्शन को बता दें। अगर इनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज दिख रही है कॉमन, तो उसको हम रिमूव कर देते हैं। वो क्यों कर देते हैं सोचो, जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट 1 2 3 था सपोज। अब मैं कह रहा हूं कि एक और वेक्टर बनाओ, एक डायरेक्शन की बात करें, मैग्नीट्यूड तो ऑफ कोर्स चेंज होगा, डायरेक्शन रेशियो का जिक्र इसलिए कर रहे हैं। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि एक और वेक्टर बनाओ 2 4 6 से। अब 2 4 6 क्या इसी लाइन में एकदम थोड़ा सा आगे तुम्हें एक पॉइंट नहीं मिलेगा 2 4 6? बताओ, अगर मैं 2 4 6 की बात करूं तो क्या वो इसी लाइन में एकदम आगे नहीं मिलेगा? भाई सारे एकदम डबल हो गए, तो इसी लाइन में जब आगे जाओगे तो x 2 होगा, कहीं ना कहीं y 4 होगा, और जो ये z है वो 6 हो जाएगा। तो अगर मैं इस वेक्टर की डायरेक्शन देखूं तो क्या इस वेक्टर की डायरेक्शन कोई अलग होगी? यही तो होगी, जो जहां से ओरिजिन से चलता आ रहा है इस पे से ये भी चलता हुआ जाएगा, इस पे से ही ये वाला भी चलता हुआ जाएगा। और अगर भाई तुम आगे फिर और कोई मल्टीपल देखोगे, इस चीज का कोई और मल्टीपल देखोगे, तो वो वेक्टर भी यहीं से ही जाएगा। यानी कि इन सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन तो सेम ही है ना। और जो सबसे छोटे कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं? सबसे छोटे वाले 1 2 3 है। तो इसलिए अब इस लाइन में जितने भी वेक्टर्स होंगे उनकी डायरेक्शन का हिसाब किताब 1 2 3 दे देगा। समझ रहे हो, 1 2 3 दे देगा। जैसे मान लो मैंने कहीं लिख दिया कि किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस 1 2 3 है, किसी के 2 4 6 है, किसी के मान लो मैंने लिख दिया कि -2 माइनस का 4 -6 है, ये सब सेम है। इनके अंदर जो बेसिक बात है वो देखो, ये वो सारे के सारे उस एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मिलेंगे। पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो बेसिकली पहला काम तो ये करते हैं कि हमारी डायरेक्शन को, या फिर हमारा जो वेक्टर होता है वो कहां से कहां को जा रहा है, उस चीज को फिक्स कर देता है। ये बात समझ में आई? ये बात समझ आनी चाहिए सभी को, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो का कंसेप्ट ये हो गया ए बी सी, इसलिए तो डायरेक्शन रेशियो यूज होते हैं, पहली बात। फिर हमने एक चीज पढ़ी थी डायरेक्शन कोसाइंस। हमने क्या एक चीज पढ़ी थी, हमने डायरेक्शन कोसाइंस पढ़े थे। हम क्या कहते हैं कि वो यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट होते हैं। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन जैसे हम स्लोप की फॉर्म में tan थीटा से बताते हैं। अब तुम्हें एग्जैक्ट मतलब समझ आएगा डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। अब जैसे हम 2D के अंदर tan थीटा से स्लोप का कंसेप्ट बताते हैं, तो भाई यहाँ पे चलो दो नहीं तो तीन एक्सिस तो है, तीनों का एंगल ले लेते हैं, दो का नहीं तो तीन का ले लेते हैं, वहां से कुछ तो बनेगा। तो वो क्या कहता है कि एक्स एक्सिस के साथ उसका एंगल मान लो अल्फा है, वाई एक्सिस के साथ उसका एंगल मान लो बीटा है, और जेड एक्सिस के साथ उसका एंगल मान लो गामा है। ये मान लिया, ठीक है। तो यहां से अब क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सोचो। हम वहां भी तो हमने एकदम ऐसे ही किया था, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, है ना। और वहां पे मुझे क्या पता लग रहा था, वहां पे मुझे परपेंडिकुलर और बेस पता लग रहा था। यहाँ क्या क्या पता लग रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैं सपोज ये ए पॉइंट निकालू तो ये ए 0 0 आएगा। यहाँ पे मुझे एक तो ये ए पता लग रहा है, और एक मुझे क्या पता लग रहा है, ये ट्रायंगल 3D के अंदर है। अब ये मैं सोचना कि ये भी है 3D के अंदर ट्रायंगल है, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता लग रहा है, ओपी डिस्टेंस। ओपी डिस्टेंस कितना होगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारा ये डिस्टेंस पता लग रहा है। तो इस ट्रायंगल के अंदर तुम्हें क्या चीजें पता लगी, एक तो बेस पता लगा और एक हाइपोटेन्यूज पता लगा, है ना। बेस और हाइपोटेन्यूज अगर तुम्हें पता लगा तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कोस अल्फा बन जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, कोस अल्फा। कोस अल्फा क्या होगा, ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कोस अल्फा बन जाएगा। एकदम ऐसे का ऐसे सिमिलरली जब तुम वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कोस बीटा निकल के आएगा, क्या, बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हमने एंगल की फॉर्म में भी एक कंसेप्ट बना लिया डायरेक्शन का, हमने एंगल की फॉर्म्स में भी एक कंसेप्ट बना लिया डायरेक्शन का। और सिमिलरली कोस गामा, कोस गामा क्या हो गया, सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ये बाई चांस ऐसी बात हो गई कि वो एबीसी जो डायरेक्शन रेशियो थे उन्हीं की फॉर्म में ये भी आ रहे हैं, तो इनके बीच में रिलेशन भी बनता हुआ दिख रहा है मेरे को। ये बाई चांस ही तो बात हुई है, वो कंसेप्ट तो अलग बात कह रहा था, ये कंसेप्ट अलग बात कह रहा था। वो अपने हिसाब से डायरेक्शन बता रहा था, ये अपने हिसाब से डायरेक्शन बता रहा है, पर इन दोनों का लेना देना हो गया। क्या लेना देना हो गया कि भाई ये तो उस वेक्टर के कंपोनेंट हो गए, ये उस यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट हो गए, है ना। और यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट वहां से भी दिख रहे हैं, और अगर तुम यहाँ पे भी इन तीनों का स्क्वायर कर दो बाई चांस, अच्छा इसी को हम कोस अल्फा को हम डिनोट करते हैं एल से, इसको करते हैं एम से, और इसको करते हैं हम एन से। इनको हमने क्या नाम दे दिया, एम एन एन, एम एल एम एन। सर अल्फा तो एक्स एक्सिस से है, बट बीटा एंड गामा नहीं नहीं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से है संजीव। बीटा एंगल वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, गामा एंगल जेड एक्सिस के साथ बन रहा है, तीनों के साथ एंगल फिक्स कर दिया, तभी तो एक लाइन फिक्स होगी। तो ये डायरेक्शन अब एल एम एन बन गए, तो इनको हमने क्या नाम दे दिया, ये सारे के सारे मेरे बन गए डायरेक्शन कोसाइंस। इसलिए इनको कोसाइंस बोला जाता है, क्योंकि कोस निकल के आता है इनमें से, ठीक है।
इनके अंदर से क्या निकल के आता है, कोस निकल के आता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। तो यहाँ से मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, अगर मैं इन तीनों का स्क्वायर कर दूं, एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर, तो ये मेरा कितना आएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। और जब मैंने इनका सम किया, वो सम कितना आएगा, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही आएगा। और इन तीनों का सम कितना बन रहा है, इन तीनों का सम 1 बन रहा है, इन तीनों का सम कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। तो ये हमारी एक यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, या तो इसको 1 बोलो, या फिर कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा को 1 बोलो, कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर गामा को 1 बोलो, ठीक है, जैसे भी सही लगे वो तुम्हारी इच्छा। ये बात समझ आई? तो ये डायरेक्शन रेशियो तो डायरेक्शन कोसाइंस हो गए, पहली बात तो ये समझ आनी चाहिए तुम्हें। तो जैसे कि मान लो एक वेक्टर, अगर एक वेक्टर तुम्हें दिया हुआ है, या डायरेक्शन, अब वेक्टर वेक्टर की बात छोड़ो, डायरेक्शन रेशियो अगर तुम्हें दिए हुए हैं 6 2 3 या 6 2 माइनस का, तुम्हें इससे डायरेक्शन कोसाइंस बनाने हैं। तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करना है, तुम्हें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 7 आएगा, है ना, 36 प्लस 4 40 और 9 49, तो 7 आएगा, तो 7 से डिवाइड करा देंगे, तो 6/7 2/7 और माइनस का 3, ये डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएगा। तो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस का जो कंसेप्ट है वो तुम्हें समझ आना चाहिए, ठीक है। अब लाइन के अंदर ये चीज कैसे यूज हुई, हमें तो लाइन को स्पेसिफाई करना था, तो हमने क्या किया, एक बार थोड़ा सा जोर लगता है शुरू में चीजें बताने में, फिर थोड़ा सा हो जाएगा, एक बार बेस बिल्ड हो जाएगा, फिर अच्छे से समझ आ जाएगी बात, है ना। एक मेरी समस्या ये है, मेरे से कम कम बता के सीधी सीधी बातें नहीं बताई जाती, तो मैं सीधी सीधी बातें बता दूं तो एक लेक्चर में एक चैप्टर खत्म हुए, फिर तुम मेरे से पढ़ने क्यों आओ। मान लो ये एक लाइन है जो 3D के अंदर से जा रही है, ये एक लाइन है जो 3D के अंदर से जा रही है, और इसका पासिंग पॉइंट तुम्हें यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन को कैसे स्पेसिफाई करें, x1 y1 z1 दिया हुआ है, अब पासिंग पॉइंट तो पता लग गया, अब डायरेक्शन को कैसे फिक्स करें, मतलब जो स्लोप वाला काम है वो कैसे पूरा होगा। तो वो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एकदम इस लाइन के पैरेलल एक वेक्टर बना दो जो ओरिजिन से पास कर रहा है। कहता है एकदम इस लाइन के पैरेलल क्या बनाओ, एक वेक्टर बनाओ जो क्या कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है, ये वेक्टर बना दो। तो ये मैंने एक वेक्टर बना दिया एकदम इस लाइन के पैरेलल जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ये लाइन दिख, ये लाइन बना दी मैंने, ये क्या बना दिया हमने, एक वेक्टर बना दिया जो ओरिजिन से पास कर रहा है, और बल्कि ऐसे बनाओ ताकि और अच्छा दिखे, ऐसा एक वेक्टर बना दिया जो ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है। ये ओरिजिन है तुम्हारा, मान लो ये मैंने एक ओ ए वेक्टर बना दिया। अब ओ ए अपनी डायरेक्शन तो बताएगा ना, क्योंकि दो चीजें जब पैरेलल होती हैं तो उनकी डायरेक्शन सेम होती है, जो जो जिस तरफ तुम्हारा ये वेक्टर जा रहा है उसी तरफ तुम्हारी लाइन भी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हम क्या कहते हैं कि इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे ना, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर, इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही डायरेक्ट, भाई डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन बताते हैं, तो इस वेक्टर की जो डायरेक्शन वही इसकी डायरेक्शन, तो इस वेक्टर के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, मान लो वो कितने हैं, ए बी सी है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमारी लाइन के भी डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी ही है, हमारे लाइन के डायरेक्शन रेशियो भी क्या है, ए बी सी ही है। तो अब लाइन के पास अपना एक डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिक्स करने वाली बात आ गई कि भाई मेरे पास भी अब एक डायरेक्शन रेशियो आ गए, अब हम उसके डायरेक्शन रेशियो है तो हम उसके डायरेक्शन कोसाइंस भी कह सकते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस में क्या करना है, इनको इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा देना है, पर वो डायरेक्शन कोसाइंस एक्चुअली में लाइन के नहीं होते हैं, वो क्या होता है, हम वो डायरेक्शन बनाने के लिए उसके पैरेलल एक वेक्टर बनाते हैं, उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वही वहां से वही उसके साथ उसके सेम रख देते हैं। क्लियर हुई बात? तो लाइन के पास अब ये दो बातें आ गई, ठीक है। तो अब यहां से हमने कुछ कुछ चीजें बना दी, ठीक है, कि भाई अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल है। अब दो लाइंस पैरेलल होने का मतलब क्या हुआ, तुम खुद सोचो, दो लाइंस अच्छा ये वाला वेक्टर क्या था फिर, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, अगर इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो एबीसी होने का मतलब क्या है, ये वेक्टर ही पता है तुम्हें, तुम्हें ये वेक्टर ही पता है। मान लो ये बी वेक्टर क्या होगा फिर, ए आई कैप, आर वेक्टर क्या बोलें इसको, बी वेक्टर बोल देते हैं, बी तो बोल नहीं सकते, या मान लो मैं इसको एम वेक्टर कह दूं, एम वेक्टर क्या होगा, ए आई कैप बी जे कैप और सी के कैप, तभी तो इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी होंगे, तभी तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एबीसी होंगे, तभी तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, एबीसी होंगे, ये वेक्टर होगा, है ना। अब मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि दो लाइंस पैरेलल हैं, तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो उनके जो दो डायरेक्शन, जो दो ये वेक्टर बनेंगे वो दोनों भी पैरेलल होंगे। दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो, जो डायरेक्शन वाले वेक्टर होंगे वो ओरिजिन के पास पैरेलल होंगे। इसके डायरेक्शन रेशियो एबीसी है, कोई दूसरी वाली लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियो कुछ होंगे, पर वो दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अभी तो हम देख रहे थे यहाँ पे कि भाई जब दोनों चीजें सेम होती है तो डायरेक्शन रेशियो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल मिल सकते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। दूसरी बात, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, दो लाइंस क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ये वेक्टर यहाँ पे जो बनेंगे वो भी परपेंडिकुलर आएंगे, और वो परपेंडिकुलर आएंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो डायरेक्शन वाले वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो हो जाएगा, है ना। अगर तुम्हें दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, दो लाइंस के बीच में तुम्हें एंगल निकालना है, तो यहाँ पे हम उसका वेक्टर बनाएंगे तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालेंगे। कुल मिला के बात ये है कि लाइन के बीच में एंगल, लाइन पैरेलल है, लाइन परपेंडिकुलर है, वो कुछ भी है तो वो वाली चीज ये वेक्टर संभालेगा। समझ आ रही बात? ये वाली चीज कौन संभालेगा, ये वेक्टर संभालेगा। अभी मैं उन सब चीजों को डिस्कस करूंगा। तो अब मेरे पास लाइन की इक्वेशन दो फॉर्म्स में आ गई। लाइन की इक्वेशन किस में आ गई,
दो फॉर्म्स में आ गई। हमने लाइन जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारे तरीकों से 2D के अंदर पढ़ी है, यहाँ पे हम दो तरीके से ही पढ़ते हैं। एक को तो बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, एक को तो बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इक्वेशन ऑफ लाइन। पहली कौन सी होती है तुम्हारी? पहली होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में वो क्या कहता है कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के लिए यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं, डायरेक्शन कोसाइन के लिए यूनिट वेक्टर बनाते हैं। और इतनी देर से मैं क्या पढ़ाने लग रहा हूँ, यही तो पढ़ा रहा हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में क्या चाहिए मुझे? अगर लाइन का पासिंग पॉइंट क्या है, लाइन का अगर पासिंग पॉइंट क्या है, x1 y1 z1 है, ये तो पासिंग पॉइंट है। और अगर लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है, ABC है। कुछ बुक्स वाले ना डायरेक्शन रेशियो को भी इसी ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं, और या फिर करते ही नहीं, ABC लिख देते हैं। तो अपना देख लेना, मैं थोड़ा सा चेंज करने के लिए ये वाले ब्रैकेट लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं यही यूज करता हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए। तो कहता है फिर लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? वो कहता है कि x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c। ये हमारी लाइन की इक्वेशन हो गई इन कार्टेशियन फॉर्म। और ये लाइन की जो इक्वेशन है काफी हेल्पफुल होती है। मान लो कोई भी लाइन है इस दुनिया की, यही वाली लाइन की तो बात कर रहे हैं, वैसे तो इक्वेशन तो यही हो गई, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अब मैं अगर तुमसे कहूं इस लाइन के ऊपर इनफाइनाइट फॉर्म, इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना भाई, इस लाइन के ऊपर क्या है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। जैसे तुम्हें याद है हमने कार्टेशियन फॉर्म 2D के अंदर भी अभी अभी पढ़ी थी 2 दिन पहले, कार्टेशियन फॉर्म 2D के अंदर ताजा ताजा पढ़ी थी। उसके अंदर भी तो कुछ ऐसा ही था, x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा, वो इसी का बच्चा था ये, मान लो, ठीक है। तो अगर मेरे को इस लाइन के ये इनफाइनाइट पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, मान लो सपोज, है ना, तो मैं क्या करूंगा, ये एक रेशियो बन रहा है, इन तीनों रेशियो को मैं सपोज k के बराबर बोल दूं या लैम्डा के बराबर बोल दूं, सपोज इन तीनों रेशियो को मैंने लैम्डा के बराबर बोल दिया। तो अगर मैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो वो कितनी आएगी, x की वैल्यू, x की वैल्यू करोगे तो a उधर मल्टीप्लाई होगा और x1 उधर चला जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी x1 प्लस लैम्डा या a लैम्डा, ये जो भी बोलना चाहो, है ना, लैम्डा a। y की वैल्यू कितनी आएगी, y1 प्लस लैम्डा b। और z की वैल्यू कितनी आएगी, z1 प्लस लैम्डा c। तो यहां से हमारी लाइन का जनरल पॉइंट बन गया, जनरल पॉइंट ऑफ लाइन, ये लाइन का जनरल पॉइंट हो गया। क्या कहता है कि लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ और तुम्हारे इस लाइन के पॉइंट्स निकलते जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ और तुम्हारे ये पॉइंट्स, यहाँ पे सी आएगा ना, लैम्डा की वैल्यू चेंज करते जाओ और तुम्हारे पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। ये पॉइंट आ गए, लाइन के सारे इनफाइनाइट पॉइंट आ गए, ठीक है। तो ऐसे हम लाइन का जनरल पॉइंट निकालते हैं और ये जनरल पॉइंट आगे जाके बहुत यूज होगा, ठीक है। तो पहली इक्वेशन तो ये हो गई, तुम्हें तो बस इतनी ध्यान रखनी है, ये जो ब्रैकेट के अंदर बन रहा है कार्टेशियन फॉर्म। फिर दूसरी हमारे पास कौन सी आती है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम वेक्टर्स का यूज कर लेते हैं, वेक्टर फॉर्म के अंदर हम क्या कर लेते हैं, वेक्टर्स का यूज कर लेते हैं। कुल मिला के जो ये सारी की सारी बात है ना, ये हम वेक्टर्स में बताना चाह रहे हैं, बस ये सारी की सारी बात हम क्या बताना चाह रहे हैं, वेक्टर्स में। तो हम क्या करेंगे, देखो एक्स वाई जेड के लिए एक जनरल वेक्टर आर बना लेंगे, एक्स वाई जेड के लिए हम क्या कर लेंगे, एक जनरल वेक्टर आर बना लेंगे, जिसको एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप बोल देंगे। फिर हमारा एक वेक्टर हम बना देंगे पासिंग पॉइंट का, x1 y1 z1 का जो भी पासिंग पॉइंट दिया होगा उसका एक वेक्टर बना देंगे, जिसको ए वेक्टर बोल दूंगा, ए वेक्टर बोल देंगे हम क्या, x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। और एक वेक्टर बना देंगे इस डायरेक्शन रेशियोज का, एक वेक्टर बना देंगे इन डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, इन डायरेक्शन रेशियोज का एक वेक्टर बना देंगे। तो कहता है कि जो हमारे वेक्टर की कार्टेशियन फॉर्म होती है वो होती है a प्लस लैम्डा b, ये होती है हमारी एक लाइन की जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो ये होती है। यानी कि यहाँ पे जो r a वेक्टर है वो तो पासिंग पॉइंट वाला हो गया, x1 i कैप, y1 j कैप और z1 k कैप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये a वेक्टर हो गया, प्लस में लैम्डा b वेक्टर, b वेक्टर क्या होगा तुम्हारा, जो डायरेक्शन रेशियोज थे, a i कैप, b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। r वेक्टर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, देखो तुम्हें तो जनरल फॉर्म बस इतनी इतनी बनानी है, जनरल फॉर्म इतनी ही बनानी है, पर ये कोई नई बात नहीं कह रहा है, ये सेम वही बात कह रहा है जो पीछे कह रहा था, ये इसमें कोई नई नई बात नहीं कर रहा है। क्योंकि आर वेक्टर क्या है तुम्हारा, जनरल वेक्टर एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, ये है। और जब तुम यहाँ से आई कैप, जे कैप, के कैप के कंपोनेंट कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लैम्डा x1 प्लस लैम्डा ए आएगा आई कैप, यहाँ से y1 प्लस का लैम्डा बी आएगा और यहाँ से जे कैप, और यहाँ से z1 प्लस लैम्डा सी आएगा के कैप। अब जब दोनों तरफ कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x1 प्लस लैम्डा है ना, b की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, y1 प्लस लैम्डा बी, और c की वैल्यू कितनी आएगी, z1 प्लस लैम्डा सी, है ना। तो क्या कोई अलग बात आ रही है, सेम ही तो बात आ रही है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन की क्या हो गई, कार्टेशियन फॉर्म हो गई, ठीक है। अगर चाहो तो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ तुम्हें जिसमें दोनों फॉर्म्स बन जाएं। तो जैसे कि मान लो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, पर इससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। फिर हमने एक 2D के अंदर देखा था कि अगर एक हमारी लाइन जो 2 पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सेम चीज यहाँ भी हो जाती है। अगर एक लाइन पास करती है, इफ ए लाइन पासिस थ्रू x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2, इन 2 पॉइंट से अगर हमारी लाइन पास करती है, देन इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज कितने हो जाएंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1
कोमा Z2 माइनस Z1 हो जाएंगे। ठीक है, हम उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि अब एक क्वेश्चन करें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन दोनों फॉर्म्स में, इन बोथ फॉर्म्स। बहुत सर्दी है पता है, आज मेरे हाथ आज जम रहे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोथ फॉर्म्स विच पासिस थ्रू, which passes through -1 0 2 and 3 4 -1। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन बोथ द फॉर्म्स विच पासिस थ्रू, इन दोनों पॉइंट से जो पास कर रही है। तो पासिंग पॉइंट तो दो दो हैं, मुझे क्या करना है, मुझे उसके सबसे पहले डायरेक्शन रेशियोज निकालने हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे लाइन के, देखो 3 माइनस में -1 करोगे तो 4 हो जाएगा, y2 माइनस y1 करोगे तो 4 हो जाएगा, z1 माइनस ये करोगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। अब बाई चांस अगर यहाँ पे जैसे थोड़ा सा कर लो चेंज इसके अंदर ना, मान लो इसको -2 बोल दो, जब इसको -2 करोगे तो ये वाला कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए। तो अब दिख रहा है इसके अंदर कॉमन मल्टीपल है, एक्स्ट्रा कुछ चीज है इसके अंदर, तो हम इसमें से 4 को खत्म कर देंगे तो 1 1 -1 हो जाएगी। तो डायरेक्शन रेशियो ये आ गए। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन लिख देंगे। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी लाइन की, कार्टेशियन इक्वेशन बनेगी, कोई भी पासिंग पॉइंट यूज कर लो, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, जो सही लगे। ये क्या लगा दिया यहाँ पे, ये वाला कर लो। तो x माइनस का x1, तो -1 करोगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b, y माइनस y1 अपॉन में b, b कितना है तुम्हारा 1 है, और z माइनस z1 अपॉन में c, ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन में c। क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये तो हो गई कार्टेशियन इक्वेशन। अब बना दो वेक्टर इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या बनेगी, वेक्टर इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन में कोई भी पासिंग पॉइंट यूज कर लो जो तुम्हें ठीक लगे, वो कर लो, ये कर लो। उसका वेक्टर बना दो i कैप 0 j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, और एक क्या बना दो पासिंग इसका डायरेक्शन का, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। क्लियर हो गई बात, बोलो क्लियर हो गई। अब जो मैं पीछे की बातें कर रहा था वो सुन लो। व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होती हैं, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, व्हेन द लाइंस L1, दो लाइन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x माइनस x1 अपॉन a1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b1, z माइनस z1 अपॉन c1। एक लाइन तो मान लो ये है, और एक L2 लाइन है तुम्हारी, x माइनस x2 अपॉन a2, y माइनस y2 ओवर b2, z माइनस z2 ओवर c2। तो ऐसे बोलो माइनस के कैप सर, वहाँ पे माइनस के, हाँ हाँ माइनस के, ठीक है। हाँ, या फिर मैं इसी चीज़ को क्या बोलूँ, इसी चीज़ को मैं ये भी कह सकता हूँ कि a1 प्लस लैम्डा b1 और a2 प्लस लैम्डा b2। इन a2 और b2 को ना इससे कंफ्यूज मत करना, ठीक है, a2 b2 को इससे कंफ्यूज मत करना, ये वेक्टर्स की फॉर्म है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब पहली चीज, जब ये लाइंस पैरेलल होंगी, व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, पहली बात आर पैरेलल, अगर लाइंस हमारी पैरेलल होंगी तो क्या होगा, सबसे पहली बात, जो b1 वेक्टर है ना तुम्हारा, वो लैम्डा टाइम्स b2 होगा, इनके डायरेक्शन वेक्टर सेम मिलेंगे। या फिर अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में बात करूं तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2 हो जाएगा, इनका रेशियो सेम मिलेगा। दूसरी बात, अगर वो परपेंडिकुलर है आर, परपेंडिकुलर, अगर वो परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब b1 डॉट b2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, जीरो हो जाएगा। b1 b2 जीरो होने का मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस C1 C2, ये तीनों चीजें, ये डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तीसरी बात, देन एंगल बिटवीन द लाइंस, एंगल बिटवीन द लाइंस, लाइंस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, cos थीटा, जो इन वेक्टर्स के बीच में एंगल होगा, b1 डॉट b2 अपॉन में b1 का मैग्नीट्यूड इंटू में b2 का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब मैं दो सवाल पूछता हूं तुमसे, थोड़े से ट्रिकी। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस whose, पहली बात, डायरेक्शन रेशियोज आर
माइनस का 2 माइनस का 2 1 एंड 6 3 2। ठीक है। दूसरा, उस डायरेक्शन कोसाइंस आर 2/3 1/3 -2/3 -2/7 2/7। ये दो क्वेश्चन मैंने तुमसे किए। पहले वाले का जवाब बताओ जल्दी से, पहले वाले का जवाब बताओ। कोस थीटा की वैल्यू आई नितेश पहले वाले में, तो थीटा कोस इनवर्स हो जाएगा। प्रैक्टिस कैसे करें यूजी के लिए? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो जितने हो सकता है। या फिर जो अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स है ना, जो अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स है तुम्हारी, उनमें से करो प्रैक्टिस आसान आसान चीज़ों की। और कोई सोर्स नहीं है ऐसा जो तुम्हें एकदम एग्जैक्ट टू द पॉइंट TSSB की तैयारी करा पाए, तो अपनी ग्रेजुएशन की बुक्स उठाओ, उसमें से इजी इजी एग्जांपल्स करो। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, यही तरीका है। देखो, डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब क्या है, पहले बात तो मतलब समझो दोनों में। डायरेक्शन रेशियो देने का मतलब कि हमें B1 वेक्टर दिया है, माइनस का 2 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का के कैप, ये तो B1 वेक्टर दिया है, और B2 वेक्टर भी दिया है। गूगल पेपर तो मेरे को लग रहा है मई जून तक होगा, बाकी नितेश बता रहा था कि जून के एंड में या जुलाई के स्टार्ट में। B2 वेक्टर क्या दिया है, थोड़ा तो टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो मार्च मार्च तक तो तुम्हारे वही चलेंगे ना, फॉर्म्स फिलअप होंगे मार्च तक। तो B1 B2 वेक्टर ये दिया है, तो पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले वाले में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम cos थीटा निकाल सकते हैं सीधा सीधा। B1 डॉट B2 अपॉन में B1 का मैग्नीट्यूड इंटू में B2 का मैग्नीट्यूड। B1 डॉट B2 कितना है, इनका डॉट प्रोडक्ट कराओ, माइनस का 4 माइनस का 6 प्लस का 6। B1 का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, B2 का मैग्नीट्यूड 7 है, तो माइनस का 4/21, यानी कि थीटा कितना आ रहा है तुम्हारा, कोस इनवर्स माइनस का 4/21। ये तो पहले में हो गया। अब दूसरे में क्या है, पीजीटी का तो पहले हो जाएगा, पीजीटी का पहले हो जाएगा, पीजीटी का नहीं होगा लेट। पीजीटी और टीजीटी में तो काफी डिफरेंस हो गया ना। अब दूसरे वाले में डायरेक्शन कोसाइंस दिए हैं। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है कि उसने डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन बना के दिए हैं। डायरेक्शन कोसाइन बनाने का मतलब, डायरेक्शन कोसाइन किसके कंपोनेंट होते हैं, यूनिट वेक्टर के। यानी कि यहाँ पे तुम्हें B1 कैप दिया है, यहाँ पे तुम्हें B1 कैप दिया है और B2 कैप दिया है, समझ रहे हो इस बात को? यहाँ पे तुम्हें B1 कैप और B2 कैप दिए हुए हैं, बिल्कुल नितेश मोनिका, है ना। और एक बात बताओ, फॉर्मूला ध्यान से देखो, फॉर्मूले के अंदर अगर इतना इतना पार्ट देखो, तो B1 को B1 वेक्टर को B1 के उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया हुआ है, और B2 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कराया हुआ है। इसी फॉर्मूले को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, B1 कैप डॉट B2 कैप, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, B1 कैप डॉट B2 कैप, है ना। इसी फॉर्मूले को हम और ये भी तो लिख सकते हैं ना, cos थीटा इज इक्वल टू B1 कैप डॉट B2 कैप। तो यहां पे हमें उसने खुद से ये करके दिया है, तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इनका डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करा देना है। मुझे क्या कर देना है, इनका डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करा देना है। तो इसके अंदर अगर हम cos थीटा निकालेंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 4/21, इनका डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट करा दो, प्लस का 3/21 प्लस का 12/21, तो 15 में से 4 गए तो 11/21। तो थीटा कितना आ गया तुम्हारा, थीटा आ गया कोस इनवर्स 11/21। ये आ गई बात, ठीक है, सही है सर। फिर पीजीटी से पता लग जाएगा कि टीजीटी में कहाँ तक क्वेश्चन पूछ सकता है। हाँ भैया ये अच्छी बात है, सही बोल रहे हो, बल्कि उसका लेवल से आइडिया लग जाएगा कि पीजीटी में वो कहाँ तक जा रहा है, उससे आगे तो जाएगा नहीं। सही बात है, ये भी अच्छी बात है। तो ये एक पार्ट हो गया लाइन के अंदर। अब लाइन के अंदर दो छोटी छोटी चीजें और बचती हैं, वो मैं कराता हूँ, फिर हम जब इसके क्वेश्चन करेंगे तब फिर उसमें से कुछ कुछ चीजें तुम्हें सिखाई जाएगी। एक आता है स्क्यू लाइन्स का कंसेप्ट, बहुत सर्दी है आज तो, ज्यादा सर्दी है, दिखाई नहीं जा रहा है। क्यू लाइन्स, क्यू लाइन्स क्या होंगी ये बताओ। तुमने आज तक हमने आज तक ऐसी दो लाइंस देखी हैं प्लेन के अंदर, दो लाइंस दो ही तरीके की हो सकती हैं, या तो दो लाइंस पैरेलल होंगी या फिर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। दो लाइंस या तो पैरेलल, परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, या तो दो लाइंस पैरेलल हो सकती हैं या दो लाइंस इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं, तीसरा कुछ नहीं हो सकता था प्लेन के अंदर। जब तुम इस बोर्ड के ऊपर दो लाइन बनाओगे तो या तो वो पैरेलल बनेगी या वो इंटरसेक्टिंग बनेगी, कैसी भी बना लो। पर स्क्यू लाइंस कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो ना तो पैरेलल होती है, ये चार, ना इधर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, ना इधर पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट, ना ही पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्टिंग हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ बिल्कुल, ऐसा कैसे हो सकता है।
ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों लाइंस अलग अलग प्लेन्स में लाई करें। एक प्लेन में तो ऐसा हो नहीं सकता, एक प्लेन में तो ऐसा हो नहीं सकता कि हम दो लाइंस के बीच में क्या करें, मतलब दो लाइंस ऐसी बना पाए जो पैरेलल और वो हो। ठीक है, हाँ बिल्कुल रूबल। तो जैसे कि मान लो एक लाइन तो मैंने ऐसी बना दी, ये L1 लाइन बना दी, और एक लाइन मान लो मैंने ये बना दी L2 लाइन। अच्छा, दो प्लेन्स के अंदर जो लाइंस है ना वो पैरेलल जरूर हो सकती हैं, वो तुम्हारी पैरेलल जरूर हो सकती हैं, पर वो इंटरसेक्टिंग नहीं हो सकती। पर मैं ये कह रहा हूं कि हम दो प्लेन्स के अंदर ऐसी लाइंस जरूर बना सकते हैं जो ना तो पैरेलल होंगे और ना इंटरसेक्टिंग होंगे। जैसे तुम एक तो बना दो छत पे और एक बना दो फर्श पे, पर ऐसे बनाना कि वो एकदम ऊपर नीचे ना हो, टेढ़ी मेढ़ी बना दो, ऊपर छत पे अलग बना दो, फर्श पे अलग बना दो। तो ऐसी लाइंस को हम क्या कहते हैं? स्क्यू लाइंस कहते हैं। अब स्क्यू लाइंस के अंदर हम करना क्या चाह रहे हैं? स्क्यू लाइंस के अंदर हम सबसे पहली चीज तो उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? स्क्यू लाइंस के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो चीज आती है वो क्या आती है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। स्क्यू लाइंस के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो कहता है कि मान लो अगर एक L1 लाइन तुम्हें दी हुई है, क्या R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर, L2 लाइन क्या दी हुई है? R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस का म्यू B2 वेक्टर। वेक्टर फॉर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? T। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहता है? कहता है पहले तो A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1 निकालो और फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करा दो P1 क्रॉस B2 से, P1 क्रॉस B2 भी निकालना पड़ेगा। अब ये ऊपर एक स्केलर आएगा क्योंकि ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कराओगे तो वो एक स्केलर बनेगा, वो स्केलर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो उसको पॉजिटिव बना लो। तो क्या बना लो? पॉजिटिव बना लो। और डिवाइड में क्या कर दो? P1 क्रॉस B2 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दो, इसी के मैग्नीट्यूड से। ये हमारा दोनों लाइंस के बीच में क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि स्क्यू लाइंस जरूरी है नहीं है कि हमेशा ऐसी हो, वो पैरेलल हो जाती हैं कई बार। जैसे मान लो तुमने एकदम छत के बीचों बीच एक लाइन खींच दी और वही लाइन तुमने फर्श के बीचों बीच भी खींच दी एकदम उसी के नीचे, तो पैरेलल तो है। अब लाइंस जब पैरेलल होंगी तो क्या दिक्कत होगी? व्हेन द लाइंस आर पैरेलल, जब लाइंस पैरेलल होगी तो क्या समस्या आएगी? लाइंस जब पैरेलल होंगी तो फिर उनका डायरेक्शन वेक्टर सेम मिलेगा। डायरेक्शन वेक्टर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। लाइंस अगर पैरेलल होगी तो लाइंस मिलेगी तुम्हें A1 प्लस का लैम्डा B वेक्टर, और जो L2 लाइन मिलेगी वो मिलेगी A2 प्लस का, वो भी लैम्डा B वेक्टर ही मिलेगी क्योंकि B1 और B2 तो सेम हो जाएंगे। और अगर ये सेम हो गए तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो आएगा, है ना, कि भाई अगर दोनों सेम वेक्टर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा। फिर इस हिसाब से तो हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस जीरो ही आना चाहिए, पर ऐसा तो हो नहीं सकता। तो यानी कि ये फॉर्मूला वहां काम नहीं करेगा। तो उसके लिए एक छोटा सा हमने चेंज किया फॉर्मूले के अंदर। क्या हम बोले कि A2 माइनस A1 निकालो पहले, फिर इसका डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करा दो B के साथ, फिर इसका डायरेक्टली क्या करा दो? क्रॉस प्रोडक्ट करा दो B के साथ, और अपॉन में इसको क्या करा दो? B के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा, अपॉन में इसको क्या कर दो? B के मैग्नीट्यूड से। समझ गए? क्लियर हुई बात या नहीं हुई? ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद इसी के कंसेप्ट से हमने एक छोटा सा कंसेप्ट और बनाया जिसको हम क्या कहते हैं? कोप्लेनर लाइंस। ये लास्ट टॉपिक है लाइन का, बस ये 3-4 ही टॉपिक है लाइन के। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस। कोप्लेनरिटी ऑफ लाइंस का क्या मतलब है? कि लाइंस को हमें कोप्लेनर बनाना है। लाइंस को हमें क्या बनाना है? कोप्लेनर बनाना है। तो कोप्लेनर होने का मतलब क्या है? कि लाइंस एक ही प्लेन में लाई करें, है ना, लाइन का जो प्लेन है वो सेम हो जाए, यानी कि दो लाइन एक पूरी की पूरी वो प्लेन के अंदर लाई कर जाए, है ना, तो उनको हम कोप्लेनर कहेंगे। तो अब ऐसा कब कब हो सकता है? तो हमने स्पेस के कंसेप्ट यूज करने की कोशिश करी, है ना। तो हमने देखा कि सबसे पहली बात तो जब दो लाइंस पैरेलल होंगी ना, देखो दो लाइंस जब भी पैरेलल होंगी हमेशा, तो तुम उनमें से पास होने वाला एक प्लेन बना पाओगे हमेशा। वो दोनों की दोनों लाइंस उस प्लेन के अंदर चली जाएंगी। जैसे कि मान लो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों पैरेलल है अभी। अब इनको स्पेस में तुम कैसे भी पैरेलल कर लो, ये प्लेन उनको कंटेन करेगा हमेशा। स्पेस में उनको कैसे भी रोटेट करा लो, ये उनको हमेशा क्या करेगा? कंटेन करेगा। मानते हो इस बात को? तो पहली चीज तो ये कि लाइंस आर कोप्लेनर, लाइंस आर कोप्लेनर इफ, पहली बात, इफ दे आर पैरेलल। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगी। ऐसा चेक करने को आता है, तुम्हें ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, चार ऑप्शन देके कहेगा कि बताओ इनमें से कौन सी लाइंस कोप्लेनर है, ये पूछ सकता है। तो अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो कोप्लेनर होगी। अब इसको चेक करने में तो कुछ है ही नहीं, P1 वेक्टर और B2 वेक्टर सेम मिलेंगे। तुम लाइन को देख के ही बता दोगे ये तो, कि भाई अगर डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल दिख रहे हैं या फिर B1 और B2 वेक्टर सेम ही दिख रहे हैं, तो फिर हम कह देंगे कि लाइंस हमारी क्या है? कोप्लेनर। उसमें तो हमें कुछ करना ही नहीं है। समझ रहे हो? ये तो देखने से ही हो जाएगा। दूसरा वो क्या कहता है, एक केस और बन सकता है जब हमारी लाइंस क्या होती हैं? कोप्लेनर होती हैं। वो कब होगा? कहता है जब दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी ना, जब दोनों लाइंस एक दूसरे को कट करेंगी, जब दोनों लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगी? कट करेंगी, तो भी हम एक प्लेन बना सकते हैं जो उन दोनों को पूरा पूरा अपने अंदर कंटेन करेगा। देखो बन रहा है एक प्लेन ऐसा।
बन रहा है कि नहीं बन रहा है ऐसा प्लेन जो उनको अपने अंदर क्या करेगा, पूरा का पूरा ऐसे कंटेन करेगा, है ना। तो इसको कैसे भी घुमा लो, इंटरसेक्ट करेंगी स्पेस में, तो हमेशा वो क्या करेंगी, एक प्लेन के अंदर लाई करेंगी। तो दूसरा, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, इफ दे आर इंटरसेक्टिंग, अगर वो इंटरसेक्टिंग होंगी तो भी उनका क्या होगा, तो भी उनका एक ही प्लेन मिल जाएगा। अब इंटरसेक्टिंग चेक कैसे करेंगे, अब जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो क्या होगा, ये यहाँ पे कंसेप्ट है, मतलब ये वाला कंसेप्ट क्वेश्चन वाला है, तो हम क्या कहेंगे, देन देयर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। तो फिर उनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। भाई दोनों जब इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अभी अभी तुमने निकाला, a2 माइनस ए वन क्रॉस b1, सॉरी a1, a2 माइनस ए वन डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। अब इसको मैं उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, है ना। अब इसको मैं उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा तो ये क्या कहेगा कि a2 माइनस ए वन, यानी कि न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए ना, a2 माइनस ए वन डॉट b1 क्रॉस b2, ये तुम्हारा जीरो होना चाहिए, ये हमारा क्या होना चाहिए, ये हमारा जीरो होना चाहिए, ठीक है। और इसको, ये जीरो कब बनेगा, इसको जीरो बनाने के लिए सारा काम करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है तुम्हारा, ये ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो है, देखो a डॉट बी क्रॉस सी वाली तो फॉर्म है, ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो बना। तो ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए b1 क्रॉस b2 a2 माइनस a1 ये निकालने की जरूरत नहीं है, हम एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे। ट्रिपल प्रोडक्ट को तो हम डिटर्मिनेंट से सोल्व कर रहे थे ना, पहली रो के अंदर तो हम लिख देंगे a2 माइनस a1, दूसरी रो के अंदर हम लिख देंगे b1, और तीसरी रो के अंदर लिख देंगे हम b2 वेक्टर। ये डिटर्मिनेंट चेक कर लो, अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा तो हम कहेंगे कि ये कोप्लेनर है, नहीं तो कोप्लेनर नहीं है। बस जैसे कि एक क्वेश्चन बताऊं मैं तुम्हें, एक क्वेश्चन करो, कह रहा है कि इफ द लाइन्स आर, इफ द लाइन्स x माइनस का 2 ध्यान से करना अपॉन 1, y माइनस 3 अपॉन 1, z माइनस 4 ओवर माइनस का k, एंड x माइनस 1 अपॉन k, यहाँ से k हटा लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हाँ 2 ले लो, y माइनस 4 अपॉन 3 और z माइनस 5 ओवर 1 आर कोप्लेनर, देन फाइंड k। बताओ फिर k कितना आएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मस्ते पूजा। अब बस फिर प्लेन को हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, ये वाला सवाल करो, हो गया, बहुत सर्दी है यार। प्लेन तो छोटा ही है, नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, इतना काम नहीं है उसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्लेन करा के प्रैक्टिस करा दूंगा। सर आपके नोट्स, ग्रेजुएशन की बुक और मॉक विल बी इनफ, हाँ इससे ज़्यादा तो क्या ही करोगे रिया, हाँ, इससे ज़्यादा ये कर लोगे तो हो जाएगा तुम्हारा सिलेक्शन। करो। वन बाई थ्री आया रूबल का, क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पहले तो ए वन वैक्टर की जरूरत पड़ेगी, पासिंग पॉइंट क्या है इसका, 2 3 4, इसका पासिंग पॉइंट 2 3 4 है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये तो ए वन वैक्टर है। ए टू वैक्टर क्या है, इसका पासिंग पॉइंट क्या है, आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस का 5 के कैप, क्या आ गया, आगे हमें जरूरत नहीं है। पी वाई क्यू क्लास सफिशिएंट है या नहीं, यार मैं क्या बताऊँ, थोड़ा सा तो और पढ़ना पड़ेगा विश्वजीत, वैसे तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू, ये निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, ए टू में से ए वन घटा देंगे, तो माइनस का 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 4 1, बी वन वैक्टर क्या है 1 1 माइनस का के है, बी टू वैक्टर क्या है 2 3 1 है। ये डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, अगर कोप्लेनर है तो जीरो आना चाहिए, तो यहाँ से माइनस का 1 वो हो गई 1 प्लस 3 के हो जाएगा, माइनस का 1 ये हो गई 1 प्लस का 2 के हो जाएगा, और प्लस का 1 ये हो गई, कॉलम गया 3 माइनस का 2 इज इक्वल
तो -1 -3k -1 -2k और प्लस का 1 इज इक्वल, एक 1 से एक 1 तो कट गया। मेरा तो कुछ और आ रहा है यार, माइनस का 5k की वैल्यू 1 आ रही है, तो k की वैल्यू -1/5 आ रही है। नितेश की भी यही आ रही है, गूगल ने थोड़ी गड़बड़ करी है, तुम्हारे भी 1 ही बता रहा है, नितेश की सही आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेट लाइंस फिनिश होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हमारी क्या, नेक्स्ट लेक्चर में प्लेन करेंगे। प्लेन में कुछ ज़्यादा कहानी है नहीं, ठीक है, थोड़ी सी देर लगेगी, आधे पौने घंटे में करा दूंगा। फिर इसके प्रीवियस ईयर या कुछ और प्रीवियस ईयर तो मिलेंगे नहीं ज़्यादा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा प्रीवियस ईयर होंगे, तो हम कोई प्रैक्टिस करेंगे और फिर इसको फिनिश करेंगे। हाँ नितेश का सही, चलो फिर ठीक है, तो इतना ही करते हैं, माइक की बैटरी भी खत्म होने वाली है। तो बाय, टेक केयर, सी यू इन द, ठीक है।